नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो हमने डिस्कस करी है वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा है जो कि इनकम मेथड पे बेस्ड रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक सॉल्यूशंस प्रोवाइड होंगे जो कि ऑपरेटिंग सरप्लस या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पे बेस्ड है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और वो कहता भी यही है कि आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। सही है, अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस के प्रोस्पेक्टस से देखते हो तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान हो जाएगा। ये तो आसान कैसे हो जाएगा, चेक करना। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के लिए आपको रेंट चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रॉयल्टी गिवन है तो आपको रॉयल्टी चाहिए। ठीक है, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, या फिर आपको चाहिए प्रॉफिट। इन चारों चीज़ों को अगर मिला दें तो हमारा काम आसान हो जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें मिल जाता है। अब वो एक अलग बात है कि रेंट रॉयल्टी वो कभी कभी एक साथ भी दे सकता है तो कभी कभी अलग भी दे सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट जनरली अलग ही मिलेगा। प्रॉफिट हो सकता है उसके टुकड़े गिवन हो, डायरेक्ट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ना हो, क्योंकि प्रॉफिट के 3 टुकड़े हैं। पहला है सबसे कॉर्पोरेट टैक्स जो गवर्नमेंट लेके जाती है, दूसरा है आपका डिविडेंड जो एम्प्लॉयज़ को कंपनी के मालिक को एम्प्लॉयर्स को मिलता है, जो बेसिकली डिविडेंड शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को मिलता है। और थोड़ा बहुत पैसा ये लोग फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस के लिए बचा लेते हैं, जैसे कि रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर जर्नल रिजर्व एक्सेट्रा, कोई भी एक नाम ले सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हमने शक्ल देखी तो सबसे पहले लिखा बोनस टू एम्प्लॉयज़, ये कहीं भी नहीं आता, इनमें से कहीं भी नहीं आएगा। तो बोनस टू एम्प्लॉयज़ की नीड है नहीं। मिक्स्ड इनकम, जब आप टोटल इनकम मेथड लगाते हो तब जरूरत पड़ती है। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है तो आप प्रॉफिट की जगह कितना लिख दोगे, आपका 100 करोड़। ठीक है, बात डिविडेंड की करें तो डिविडेंड इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो डिविडेंड नहीं लेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, नहीं लेंगे। रेंट आपको कितना दे रखा है, 80 करोड़। ठीक है, रॉयल्टी आपको कितनी दे रखी है, 40 करोड़। इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, 30 करोड़। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर आता है, जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अब जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 8 4 12, 12 और 3 15, तो 150 ये हो गया 250 करोड़। कितना आ रहा है ये, सॉरी गलत जोड़ देना, ये मैंने गलत लिख लिया। आपका ये 100 इंटरेस्ट 130 करोड़ है, तो ये हो गया कितना, 230 और 70, 230 270 और ये 200 350 करोड़। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, इसको अपडेट कर लेना, 130 करोड़ है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसलिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। अब आप डिस्कस करोगे इसी क्वेश्चन नंबर 23 का 23A, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं, 23A 23B तक भी है। ठीक है, तो अब देखो 23A के अंदर वो भी सीधा सीधा यही कह रहा है कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही कैलकुलेट करना है। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसान है। ठीक है, यूजुअली फॉर्मूला वही लगेगा कि जब आपसे वो कहेगा कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। ऑपरेटिंग सरप्लस इस बार डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है, सबसे पहले रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दैट्स इट, ख़त्म काम, इतना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, फिर मैं फॉर्मूला लिख दूँ, तो मुझे रेंट चाहिए, रेंट के साथ रॉयल्टी चाहिए, दोनों एक तरह का किराए का काम करवाते हैं। जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ किराए पर उठा रखी है वो रेंट या रॉयल्टी कमाते हैं। जिन लोगों ने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो लोग इंटरेस्ट कमाते हैं एज अ कैपिटल के तौर पे। और जो व्यक्ति डिविडेंड, मतलब जिन्होंने बिजनेस शुरू कर रखे हैं, वो लोग क्या कमाते हैं, आमतौर पर प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो रेंट वाली शक्ल देखें तो रेंट आपके 75 करोड़ का, रॉयल्टी की शक्ल देखें तो 5 करोड़ यानी कि 80 करोड़, तो ये हो गया। इंटरेस्ट है आपका मात्र 30 करोड़ और प्रॉफिट हुआ है आपको कितना, 45 करोड़। तो 80 8 3 11, 11 4 15, 155 करोड़। ये आपका कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए। अब आप यहाँ पर डिस्कस करोगे 23 का बी पार्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23B। देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आंसर बहुत आराम से निकलेगा इसका। इसने क्वेश्चन में बस ये बोला है कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालना, यानी कि COE निकालना। इतनी सी जगह इतने समान सा रहेगा। अब देखना, ओल्ड एज पेंशन यहाँ नहीं आती, ये गवर्नमेंट का काम होता है मेनली, और ये ट्रांसफ़र इनकम्स के अंदर आती है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर ये नहीं आती। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यस, ये जो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश होता है
ये हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का एक पार्ट होता है, तो इसको लेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज़, एक होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब आप कैश के अलावा या बैंक में जो आप सैलरी देते हैं उसके अलावा आप एक्स्ट्रा सर्विसेज लाइक रेंट फ्री होम, रहने के लिए घर, एजुकेशन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो रेंट फ्री होम अगर मिलता है कंपनी की तरफ से तो वो भी आप यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर जोड़ेंगे। फिर क्या है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो इसके लिए आपको पढ़ाया जाता है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये उसी का एक हिस्सा है। तो पीएफ वगैरह का पैसा आपके घर में भी लोगों को कटता होगा। फिर क्या है, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एम्प्लॉयज़, तो अगर एक वर्कर अपनी ही लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम खुद से पे करता है तो इसमें कोई कंपनी का तो कोई हाथ है नहीं, वो उसका एक पर्सनल एक्सपेंस हो जाता है, वो यहाँ नहीं लेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ अगर अपने ही पीएफ में इंक्लूड करता तो वो भी यहाँ नहीं लेंगे। सिर्फ एम्प्लॉयर्स का ध्यान रखना, ये घुमाने वाली बात होती है। यहाँ पर उन्होंने क्या शब्द डाला है, यहाँ पर उन्होंने शब्द डाला है एम्प्लॉय ये वाला, और यहाँ पे क्या शब्द डाला है एम्प्लॉयर। देख रहे हो फ़र्क है इस बात में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। तो जो एम्प्लॉयर होंगे उनका पैसा यहाँ पे लोगे, दैट्स इट। और इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है 97,500 करोड़, दैट्स इट। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 23 का जो बी पार्ट है उसका आंसर। अब आपको डिस्कस करना है 24। अब 24वां क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। एक बात मैं बताऊँ आपको इसको करने से पहले, ये क्वेश्चन बाकी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको वैल्यू एडेड मेथड का भी ध्यान रखना है और इनकम मेथड का भी ध्यान रखना है। इसने बस बोला है कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है, तो बच्चों के मन में आया कि सर कौन सी बड़ी बात है, इससे पहले 2 क्वेश्चंस लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सीधा सीधा निकला था 350 करोड़, और क्वेश्चन नंबर 23 का एक पार्ट सीधा सीधा निकला था 155 करोड़। भाई ठीक है, भाई ठीक है, हम भी यही चाहते हैं इतना आसान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और वैल्यूज़ पढ़ के देखो एक बार। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका पार्ट है, वैल्यू एडिड का। इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसका पार्ट है, वैल्यू एडिड का। हाँ सीओई ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इनकम मेथड। इनडायरेक्ट टैक्स इसकी ज़रूरत पड़ सकती है जब फॉर्मूला बनाते हैं, डैप की ज़रूरत पड़ती है जब फॉर्मूला बनाते हैं, सब्सिडीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब फॉर्मूला बनाते हैं, और मिक्स इनकम। मतलब उसने ना सिर्फ मोटा मोटा बताया कि वैल्यू एडेड के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और इनकम मेथड के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो जब आपको इसकी थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उस थ्योरी के अंदर आपको एक बात बताई जाती है कि आप इनकम मेथड से तो फाइंड करते हो डोमेस्टिक इनकम, ये आपको याद रखना है, जिसको आप एनडीपी एट एफसी बोलते हो, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। चलो, आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हो एनडीपी एट एफसी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वैल्यू एडेड मेथड से आप क्या कैलकुलेट करते हो, तो आपको मैं एक शब्द बोलूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना हो जहाँ पे नेशनल इनकम या उसके जैसे रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं, तो आपको मैं याद दिलाता हूँ क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने तीनों अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो किसके इक्वल होता है, जीडीपी एट एमपी के। मतलब मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया कभी कभी हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें जीडीपी एट एमपी का ही इस्तेमाल करना है। जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकलता है वैल्यू एडेड मेथड से। और वो निकलता कैसे, हमारे पास 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस, तीनों सेक्टरों का अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जोड़ दें तब निकलता है। तो हम इसकी जगह ये रख सकते हैं, इसकी जगह इसको भी रख सकते हैं, वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हमने इनका इस्तेमाल करा। अब हमें ज़रूरत है फॉर्मूला बनाने की, जैसे कि नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आप जो डेप्रीशिएशन होता है उसको ऐड करते हो, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ता है, आमतौर पर प्लस करना पड़ता है। अब आपको मैं इसी फॉर्मूले में अगर डायरेक्ट चीज़ें लिख के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो जीडीपी एट एमपी है, इसको निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये फॉर्मूला है आपके वैल्यू एडेड मेथड का। अगर एनडीपी एट एफसी की बात करें कि इनकम मेथड की, तो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस जो हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ एमआई यानी कि मिक्स्ड इनकम, वो चाइनीज़ फ़ोन नहीं, ठीक है। थर्ड वन इज़ व्हाट, डेप्रिशिएशन, द लास्ट वन इज़ व्हाट, एनआईटी। ये सब चेक कर लो, ये वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है आपका कौन सा, आपको कैलकुलेट क्या करना है,
आपको कैलकुलेट करना है फ़िलहाल इसको। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 800 करोड़ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको कितना दे रखा है, 200 करोड़ इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है आपका 200 करोड़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आपको एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई भी बदलाव आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज़, ठीक है। आगे आगे चलें। एम आई ये लास्ट वाला लिखा हुआ देखो, मिक्स इनकम 100 करोड़ प्लस डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है 20 करोड़। और एनआईटी कैसे निकालते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है 30 करोड़ का, उसमें से माइनस करोगे 50 करोड़ की सब्सिडी, ठीक है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन समझना थोड़ी सी, 30 में से 20 गए 30 में से 50 गए माइनस के 20, तो इससे इसका हैप्पी बर्थडे, क्योंकि प्लस का 20 और ये माइनस का 20 प्रोड्यूस करके देगा हमें, देगा नहीं देगा। आगे चलो। अब अगर यहाँ बात करें तो ये होगा 300, 800 में से 200 गए, कितने बच रहे हैं 600 बच रहे हैं, बराबर 100 और ये 200 कितने हो गए 300 हो गए, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एट द एंड जो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस है वो कितने के इक्वल आएगा 300 के इक्वल आएगा। चेक कर लो, 600 में से 300 गए तो कितने बचे 300 करोड़। तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ना अलग सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका इसका आंसर आएगा, नहीं तो भाई बच्चा होता रहता परेशान। अब डिस्कस करते हैं 25। अब आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 25, उसमें भी सेम कह रहा है कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन देखोगे, बच्चों के मन में बड़ा सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चले कि कब हमें क्या सोचना है, कब हमें क्या लेना है और कब हमें कैसे लेना है। एक बात सुनना मेरी भाई, आप हमेशा किसी भी इन्फॉर्मेशन को देख के बता सकते हो, किसी व्यक्ति को देख के बता सकते हो कि ये कैसा है, सही है। कुछ शक्ल से शरीफ होता है तो कुछ शक्ल से आरामज़्यादा होता है, बट अंदर से कैसा हो तो भाई किसी भी इंसान को बरत के पता चलती है ना। इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ करो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ मिक्स्ड इनकम का एक हिस्सा है, सॉरी इनकम मेथड का एक हिस्सा है, गलत बोल दिया। इनडायरेक्ट टैक्स ये तब यूज़ होता है जब फॉर्मूला बनाते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन ये तब इस्तेमाल होता है जब फॉर्मूला बनाते हैं। सब्सिडीज़ का तब इस्तेमाल होता है जब फॉर्मूला बनाते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब ये कहाँ से दे दिया, तो इसका ये मतलब है जो आपको उसने दिया है, उसने क्या देना आपको GDP एट MP, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो आपको फिर ये होना चाहिए कि यार इन्होंने एक एग्रीगेट दिया है और हम जो इनकम मेथड है उससे कौन सा एग्रीगेट फाइंड कर सकते हैं, NDP एट FC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आप जो है अपने इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हो। अब क्या करें, अब आप इनके बीच में रिलेशन बनाओ। जैसे नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप प्लस कर देते हो, ठीक है। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तब आप क्या करोगे, तो आप उसके अंदर ऐड करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस फॉर्मूले को थोड़ा और तोड़ते हैं। अब GDP एट MP की तो वैल्यू गिवन है, तो अब इसी को तो छेड़ो मत, ये तो एज इट इज़ रखो। अब ये जो NDP एट FC इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इन शॉर्ट लिख दूँ अगर, तो ये है इस तरीके से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, ये आता भाई, प्लस जो आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस, चेक करो क्या है वो, फिर वो ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा क्या है आपका मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। तो इसकी जगह आप इन तीनों का इस्तेमाल करोगे, बाकी डेप्रिसिएशन डेप और NIT ये रहेंगे सारे एज इट इज़, ये रहेंगे सारे एज इट इज़। अब वैल्यूज रखना शुरू करो। GDP एट MP की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 650 करोड़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ के लिए आपको कितनी गिवन है 300 करोड़। ऑपरेटिंग सरप्लस जो कि आपको कैलकुलेट करना है वो एज इट इज़ रहने वाला, उसको तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दे नहीं रखा, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है आपको 100 करोड़, और इनडायरेक्ट टैक्स है 200, और उसमें से माइनस कर दोगे 50 करोड़ की सब्सिडी, बस ऐड लेस है। जैसे कि ये 300 इधर आके माइनस, ध्यान से सुनना, 650 माइनस 300 माइनस, ये वाले 100 भी इधर आके माइनस हो जाएंगे, माइनस 200 में से 50 गए तो कितने बचे 150। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपका कहलाएगा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये को 300, 400, 500, 550, सिर्फ 100 करोड़, 100 करोड़ आपका क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस,
एंड नाउ दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर जेन्युइन आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचता है 26वां, इसके बाद आपका इनकम मेथड ख़त्म है, देन आपको मिलेगा एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 26 अब आपके सामने है, जिसमें दो चीज़ें बोल रहा है। एक तो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है, और दूसरा वो आपसे बोल रहा है कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब दोनों ही वैसे तो एक प्रॉफिट का पार्ट है, दोनों के दोनों जो हमारा इनकम मेथड है प्रॉफिट गलत बोला, जो दोनों के दोनों जो हमारा इनकम मेथड है उसका एक हिस्सा है COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और MI, कोई बात नहीं। तो जो हमें डायरेक्ट गिवन हो सकता है पहले हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये देखो कि आप ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डायरेक्ट गिवन है इस बार, जैसे पहले 2 क्वेश्चनों के अंदर थी। वो कैसे होगी आप चेक करना। इनडायरेक्ट टैक्स का इससे कोई मतलब नहीं, डैप का इससे कोई मतलब नहीं। रॉयल्टी जो शब्द अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन में दे रखे हैं आप वो लोगे, रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सब्सिडीज़ का यहाँ कोई काम नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का यहाँ कोई काम नहीं है। इंटरेस्ट इसका काम है ना, प्लस रेंट इसका काम है। और ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। तो रॉयल्टी आपकी कितनी है, वो है 20 करोड़। प्रॉफिट आपने कितना कमाया है, 200 करोड़ का। इंटरेस्ट आपने कमाया है 50 करोड़, और 100 करोड़ का कमाया है आपने रेंट। तो कितना होगा, 200 300 370 करोड़। ये आपका सबसे पहला वाला आंसर आ गया कि 370 करोड़ का आपका क्या है, मात्र ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें आपने क्या क्या यूज़ कर लिया, रेंट, ये रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट, ठीक है। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है। तो अब आपको यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन की याद आएगी कि अरे यार क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके बाद जो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, इनकम मेथड का जो आप इस्तेमाल करते हो, उस इनकम मेथड से आपको क्या मिल जाता है, NDP एट FC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इनके बीच में अगर रिलेशन बनाते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको NIT वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और ब्रॉड करें तो GDP एट MP को बिल्कुल ना छोड़ें, GDP एट MP एज इट इज रहेगा। NDP एट FC आप कैसे निकालते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं लिखूँ तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और MI, यानी कि मिक्स्ड इनकम, प्लस जो डेप्रिसिएशन आपका एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। और ये जो NIT है ये भी आपका एज इट इज़ रहने वाला। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है रखो यहाँ पे। GDP एट MP की जगह आप कितना रखोगे यहाँ पे, 1800 रुपये, 1800 करोड़। COE आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो COE को COE की तरह रहने दो। ऑपरेटिंग सरप्लस की जो कीमत थी कैलकुलेट करने के बाद वो कितना आ रही थी, 370 करोड़। पूरे क्वेश्चन में मिक्स इनकम दे नहीं रखी। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन आप यहाँ देख लो, ये 200 करोड़ के इक्वल है। और NIT कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि 250 करोड़ है, माइनस का सब्सिडीज़ जो कि कितना है, 50 करोड़ है, ठीक है। अब एक काम करो, इनको इधर ले होती आ जाएगा 1800 माइनस का 370 माइनस का 200 और माइनस का ये भी क्या है 200, चेक करो तो बराबर क्या निकल कर आ रहा है आपका, COE यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। 1800 में से 400 और 3 4 3 7 है, 700 गए तो 1100, 1030 करोड़, 1030 करोड़ आपका क्या निकला, कंपनसेशन जो हम पे करते हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को। दिस इज़ इट, ये क्वेश्चन हुआ डन, ये इसका आंसर है। तो आपको इस वीडियो में यहाँ पे प्रॉपर 26 तक मिले। अब आपको एक्सपेंडिचर मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे इसके जस्ट अगले वीडियो में। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।